हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12 शॉर्ट स्टोरीज का 4th लेसन है ड्राउट, सूखा। इसके जो लेखक हैं वो हैं शरद चंद्र चटर्जी। मुख्य सार: सूखा कहानी में लेखक ने सूखे से पीड़ित एक निर्धन जुलाहे गफूर का जीवन चित्रित किया है तथा दिखाया है कि वह किस प्रकार जमींदार शिबू बाबू तथा गांव के पुजारी तारक रत्न के द्वारा सताया जाता है और अंत में मुसीबतों से पीड़ित गफूर आवेश में अपने प्रिय बैल महेश को मारकर अपनी पुत्री अमीना के साथ गांव को सदैव के लिए छोड़ देता है। कविता का हिंदी अनुवाद। गांव का नाम काशीपुर था। यह एक छोटा सा गांव था, किंतु इसका जमींदार और भी ज़्यादा छोटा था। तो भी उसके किराएदार किसानों में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह बहुत निर्दयी था। उस दिन उसके सबसे छोटे पुत्र का जन्मदिवस था। दोपहर का समय था। जमींदार के घर पर पूजन कराने के बाद पुजारी तारक रत्न अपने घर की राह पर जा रहे थे। मई के महीने का अंत आ गया था, किंतु आकाश में बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वर्षा विहीन आकाश से आग बरस रही थी। खेत के अंत में सड़क के किनारे गफूर जुलाहे का घर था। उस घर की कच्ची दीवारें खराब हो चली थीं। आंगन और सड़क पर हो रहे थे तथा घर के अंदर की लज्जा बाहर गुजरते हुए आदमियों की दया पर निर्भर थी। ए गफूर, कोई अंदर है? सड़क के किनारे के एक पेड़ की छाया में खड़े तारक रत्न ने पुकारा। आपको क्या काम है? पिताजी बुखार में पड़े हुए हैं, गफूर की 10 वर्षीय नन्ही सी लड़की ने दरवाजे पर आते हुए कहा। बुखार? बुलाओ तो बदमाश को। आवाज़ सुनकर जाड़े से कांपता हुआ गफूर बाहर निकल आया। टूटी दीवार की ओर झुके हुए पुराने बबूल से एक बैल बंधा हुआ था। बैल की ओर इशारा करते हुए तारक रत्न ने जिज्ञासा की, वह मैं क्या देख रहा हूँ? क्या तुम समझते नहीं हो कि यह एक हिंदू गांव है और जमींदार स्वयं ब्राह्मण हैं? क्रोध और धूप की गर्मी से उनका चेहरा लाल हो रहा था। उनके शब्दों का क्रोधमय एवं तीखा होना स्वाभाविक था, किंतु उनके शब्दों के महत्व को समझने में अयोग्य गफूर ने उनकी ओर केवल देख भर लिया। अच्छा, तारक रत्न ने कहा, मैंने इसको सुबह वहाँ बंधा देखा था और यह अभी तक वहीं है। अगर यह बैल मर जाता तो तुम्हारा मालिक तुम्हारी जीवित ही चमड़ी उधेड़ देता। वह कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है। मैं क्या करूं बाबा, मैं मजबूर हूं। मुझे पिछले कुछ दिनों में से बुखार आ रहा है। मैं उसे बाहर चराने के लिए नहीं ले जा सकता हूं। मेरी हालत बहुत ख़राब है। क्या तुम उसे अपने आप चरने के लिए नहीं छोड़ सकते हो? उसे कहाँ छोड़ दूं बाबा? लोगों ने अभी तक अपने धान की दाई नहीं की है। वह अभी तक खेतों में पड़ा हुआ है। भूस भी समेटा नहीं गया है। सब कुछ झुलस कर राख हो गया है। घास का एक तिनका तक नहीं है। मैं उसे कैसे छोड़ दूं बाबा? वह किसी के धान में मुँह मारना शुरू कर सकता है या किसी के भूस को खाना चालू कर सकता है। तारक रत्न थोड़ा नरम पड़े, किंतु तुम कम से कम उसे कहीं छाया में तो बांध सकते हो और मुँह चलाने के लिए 2-1 मुट्ठी भूसा भी दे सकते हो। क्या तुम्हारी लड़की ने भात नहीं बनाया है? उसे एक बर्तन में चावल का माड़ भी नहीं दे सकते हो? उसे यही पिला दो। गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मजबूर निगाहों से तारक रत्न की ओर देखता रहा और उसके दिल से एक गहरी सांस निकल गई। समझा, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। तुमने अपने हिस्से के भूसे का क्या किया? लगता है तुमने अपना पेट भरने के लिए उसे भी बेच दिया है। बैल के लिए एक गठरी भी बचाकर नहीं रखी। तुम कैसे निर्दयी हो? इस प्रकार के निर्दयी दोषारोपण से ऐसा लगा जैसे गफूर की बोलने की ताकत ही समाप्त हो गई हो। इस साल मुझे अपने हिस्से का भूस मिलने वाला तो था। एक क्षण की हिचक के बाद गफूर ने धीरे से कहा, किंतु मेरे पिछले साल के बकाया लगान के हिसाब में मालिक ने सब ले लिया। मानवर, आप हमारे भगवान और मालिक हैं।
उनके पैरों पर गिरकर मैं गिड़गिड़ाया, आपका राज्य छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे थोड़ा सा भूस रख लेने दो। मेरे छप्पर पर भी भूस नहीं रह गया है और हमारे पास केवल एक खोपड़ी है जिसमें हम 2 बाप और बेटी रहते हैं। इस बरसाती मौसम में तो हम छप्पर पर ताड़ के पत्तों की थेगली लगाकर किसी तरह काम चला लेंगे, लेकिन बाबा, बिना खाने दाने के हमारे महेश का क्या होगा? वास्तव में तो तुम बैल से इतना प्यार करते हो कि उसे महेश कहकर पुकारते हो। यह तो एक मजाक है। किंतु उसका व्यंग गफूर की अक्ल में नहीं घुस पाया। लेकिन मालिक ने मुझ पर कोई दया नहीं की। वह कहता गया, उसने मुझे 2 महीने चलने के लायक धान दिया। मेरे हिस्से का भूस उसके अपने भंडार में मिला लिया गया। महेश को उसमें से एक मुट्ठी भी नहीं मिला। अच्छा, तो क्या तुम उसके कर्जदार नहीं हो? तारक रत्न ने स्थिर भाव से कहा, तुमको कर्ज क्यों नहीं लौटाना चाहिए था? क्या तुम चाहते हो कि जमींदार तुम्हें पाले? पर मैं उनका कर्ज कैसे उतारूं? हम उनके लिए 4 बीघा जमीन जोतते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों में वर्षा न होने के कारण धान की फसल खेतों में ही सूख गई। मेरे और मेरी लड़की के खाने तक के लिए पूरा अनाज नहीं है। मेरी झोपड़ी को देखिए। जब बरसात होती है तो मैं और मेरी बच्ची एक कोने में सिमटकर रात गुजारते हैं। हम अपने पाँव भी नहीं फैला सकते। महेश की ओर देखिए, आप उसकी हड्डियां तक गिन सकते हैं। कृपा करके मुझे थोड़ा सा भूस उधार दे दीजिए ताकि उसे 2 दिन खाने के लिए कुछ मिल जाए। और गफूर धरती पर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा। नहीं नहीं, एक तरफ हो, मुझे घर जाने दें, देर हो रही है। तारक रत्न ने चलने की नीयत से कुछ मुस्कुराते हुए हरकत की। हे भगवान, यह तो लगता है कि मेरे लिए अपने सींग घुमा रहा है। मारेगा क्या? वे बैल के समीप एकदम पीछे हटते हुए डर एवं क्रोध से चिल्ला पड़े। गफूर लड़खड़ा कर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। वह एक मुट्ठी खाना चाहता है। तारक रत्न के हाथ में चावल एवं फलों की गीली पोटली की ओर इशारा करते हुए गफूर ने कहा, खाना चाहता है? वास्तव में जैसा मालिक है वैसा ही जानवर है। स्वयं के पास तो भूस का एक तिनका भी नहीं है, पर खाने को चावल और फल जरूरी चाहिए। इसे ले जाकर और कहीं बांध दें। कैसे सींग हैं, एक न एक दिन यह किसी को लहूलुहान करके जान से मार डालेगा। एक किनारे को जरा सा सरकते हुए पुजारी जी शीघ्रता से वहाँ से खिसक गए। उनसे नज़र हटाते हुए गफूर महेश को खामोशी से देखता रहा, जिनकी दोनों गहरी आंखों में पीड़ा और भूख भरी हुई थी। एक मुट्ठी भी नहीं दी। बैल की गर्दन और पीठ को थपथपाते उसने कहा, तुम तो मेरे बेटे हो महेश। वह फुसफुसाया, तुम 8 साल तक हमारी सेवा करके बूढ़े हो चले हो। मैं तुम्हें भरपेट खाना भी नहीं दे सकता, लेकिन तुम यह तो जानते हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। जानते हो या नहीं? महेश ने केवल गर्दन आगे बढ़ाकर तथा आनंदित होकर अपनी आंखें मूंद लीं। मुझे बताओ, कहता गया गफूर, इस भयानक वर्ष में मैं तुम्हें कैसे जीवित रखूं? यदि मैं तुम्हें खुला छोड़ दूं तो तुम किसी दूसरे के धान को खाना या किसी और के केले के पत्ते को चबाना शुरू कर दोगे। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारे शरीर में कोई शक्ति शेष नहीं रह गई है। कोई भी तुम्हें नहीं लेगा। लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें पशु बाजार में बेच दूंगा। इस विचार से उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए। अपने आंसुओं को अपनी हथेली की पीठ से पोंछता हुआ और इधर उधर ताकता हुआ वह झोपड़ी के पिछवाड़े से थोड़ा सा बदरंग सा हुआ पुराना भूस ले आया। मेरे बच्चे, इसको जल्दी से खा ले, वरना उसे महेश के सामने डालते हुए उसने कोमलता से कहा, पिताजी क्या है? आओ खा लो। गफूर की लड़की ने दरवाजे से बाहर देखती हुई कहा, क्यों, क्या तुमने फिर महेश को अपने छप्पर पर भूस दे दिया? उसे यही डर था। वह तो पुराना भूस था, सड़ा जा रहा था। शर्म में डूबते हुए उसने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने तो तुम्हें उसे खींचते हुए सुना। नहीं बेटी, ऐसा तो नहीं। लेकिन पिताजी, तुम जानते हो कि दीवार गिर जाएगी। गफूर खामोश रहा। उसके पास
झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं रह गया था। उससे ज़्यादा अच्छी तरह और कौन जानता था कि अगर वह सावधानी नहीं बरतेगा तो वह दीवार अगले बरसाती मौसम को झेल नहीं पाएगी। उसमें बचा ही क्या था। अपने हाथ धो लो और आकर खा लो, मैंने तुम्हारा खाना परोस दिया है, नन्ही सी बच्ची ने कहा। मुझे भात का माड़ दे दो, मुझे उसे खिलाने दो। वह तो बिल्कुल नहीं है पिताजी, वह तो बर्तन में ही सूख चुका है। करीब 1 सप्ताह गुजर गया। शरीर से रोगी और चिंता का मारा हुआ गफूर आंगन में बैठा हुआ था। एक दिन पहले का गया हुआ महेश वापस नहीं लौटा था। वह स्वयं भी मजबूर था। बहुत सुबह से ही अमीना बैल को हर जगह तलाश चुकी थी। जब वह घर लौटी तो शाम की परछाइयाँ लंबी हो चुकी थीं। पिताजी, तुमने सुना? मानिक घोष ने महेश को कांजी हाउस भेज दिया है। वह बोली, तू तो बेवकूफ़ है। हाँ पिताजी, यह सच है। उसके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने पिताजी से बोल दो कि बैल को दरियापुर में खोज लें। उसने क्या किया था? वह उनके बाग में घुस गया था। पिताजी गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बताया, 3 दिन बीत जाने पर पुलिस उसे पशु बाजार में बेच देगी। बेच देने दो, गफूर ने उत्तर दिया। अमीना नहीं जानती थी कि पशु बाजार का क्या अर्थ होता है। अमीना ने बहुधा देखा था कि जब कभी महेश के संबंध में पशु बाजार का नाम लिया गया तभी उसका बाप परेशान हो उठता था, किंतु आज वह एक भी शब्द बोले बिना बाहर चला गया। रात के अंधकार में छिपकर गफूर चुपचाप बंसी की दुकान पर जा पहुंचा। चाचा, तुम्हें मुझको 1 रुपया उधार देना ही होगा। गद्दी के नीचे एक पीतल की थाली रखते हुए उसने कहा। इस वस्तु से बंसी अच्छी तरह परिचित था। पिछले 2 वर्षों में कम से कम 5 बार तो वह उसकी जमानत पर 1-1 रुपया दे चुका था। उसने आज भी कोई ऐतराज़ नहीं किया। अगली सुबह से महेश अपनी रोजाना की तरह जगह फिर से दिखाई देने लगा। एक बूढ़ा मुसलमान बहुत तीखी नज़रों से उसे परखने में लगा हुआ था। थोड़ी दूर पर एक किनारे पर उकड़ू करके गफूर ज़मीन पर बैठा हुआ था। परखदारी समाप्त होने पर बूढ़े ने अपनी चादर की खूंट से 10 रुपये का एक नोट निकाला तथा उसको बार बार सहलाता हुआ बोला, यह लो, मैं कुछ बचा कर नहीं ले जा रहा हूँ, पूरी कीमत अदा कर रहा हूँ। अपना हाथ पसारकर गफूर ने रुपए तो ले लिए किंतु बोला कुछ नहीं। बूढ़े के साथ आए हुए दोनों आदमी जैसे ही पशु के गले की रस्सी पकड़ने को हुए, गफूर उछलकर एकाएक खड़ा हो गया। उस रस्सी को मत छूना, कहे देता हूँ, होशियार रहना, बताए देता हूँ। वह क्रोध से चीख उठा। वे लोग भौचक के रह गए। क्यों? बूढ़े ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि कोई बात नहीं है, वह मेरी संपत्ति है, मैं उसे नहीं बेचूंगा, मेरी खुशी। उसने उसी स्वर में उत्तर दिया और नोट को फेंक दिया। लेकिन कल तो तुमने पेशगी वाले रुपए स्वीकार कर लिए थे। उन चारों ने एक ही स्वर में कहा, वह भी वापस ले लो। उनके ऊपर 2 रुपये फेंकते हुए उसने उत्तर दिया। गफूर ने पड़ोसियों से चावल के मांड की भिक्षा मांगी और महेश को खिलाया। उसके सिर व सींगों को थपथपाती हुई उसने उसका दुलारा और पुचकारा। जून का मध्य लगभग आ चुका था। जिस किसी व्यक्ति ने भारत की ग्रीष्म ऋतु का आसमान नहीं देखा, वह नहीं समझ सकेगा कि गर्मी कितनी भयंकर, कितनी कष्टदायी हो सकती है। कहीं भी किसी प्रकार की सांत्वना नहीं थी। आज तो वह सोचना भी असंभव लग रहा था कि किसी दिन आसमान का यह चेहरा बदलेगा, इस पर कोमल जल भरे बादल छा जाएंगे। लगता था जैसे लपटों से भरा हुआ आसमान दिन प्रतिदिन अनंत रूप से जलता ही रहेगा, कालांतर तक जलता रहेगा। दोपहर को गफूर लौटकर घर आया। उसे किराए के मजदूर के रूप में काम करने का अभ्यास नहीं था और उसका बुखार उतरे हुए भी तो केवल 4 या 5 दिन ही हुए थे। उसका शरीर अभी तक कमज़ोर और थका हुआ था। वह काम की तलाश में बाहर गया था किंतु बेकार रहा। उसे सफलता नहीं मिली। भूखा प्यासा थका हुआ उसकी आंखों के सामने हर वस्तु काली सी पड़ रही थी। क्या खाना तैयार है प्यारी अमीना? उसने आंगन में से पुकारा। बिना कोई उत्तर दिए उसकी लड़की
खामोशी के साथ बाहर निकल आई और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। क्या खाना तैयार है? बिना उत्तर पाए ही गफूर ने दोहराया। क्या कहती है तू? नहीं। क्यों? चावल नहीं है पिताजी, चावल नहीं है। तूने मुझे सवेरे से क्यों नहीं बताया? क्यों? मैंने तो तुम्हें कल रात को ही बता दिया था। मैंने तो कल रात को ही बता दिया था, गफूर ने नकल करते हुए कहा। मुझे भला कैसे याद रह सकता था कि कल रात को तूने मुझसे क्या कहा था? अपनी स्वयं की वाणी की ध्वनि से उसका क्रोध बढ़ता चला गया। ठीक है, चावल नहीं है। अपना चेहरा पहले से भी अधिक बिगाड़ कर वह घुर्राया। तुझे इससे क्या करना है? तेरे बाप ने कुछ खाया है या नहीं? लेकिन महारानी जी को तो 3 दिन में 3 बार पेट भर लेना बहुत आवश्यक है। आगे से मैं जब बाहर जाया करूँगा तो चावल को ताले में बंद कर जाया करूँगा। ला, थोड़ा पानी ही पिला दे, प्यास से मरा जा रहा हूँ। सो तेरे पास पानी भी नहीं है क्या? अमीना पहले की तरह सिर झुकाए खड़ी रही, यह जानकर कि घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। वह गुस्से से फट पड़ा। अमीना के पास वह लपक कर गया और उसके मुंह पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया। कमबख्त लड़की, तू सारे दिन करती क्या रहती है? इतने लोग मर रहे हैं, तू क्यों नहीं मर जाती है? लड़की के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने खाली घड़ा उठा लिया और चुपचाप अपने खामोश आंसू पोंछती हुई तीसरे पहर की कठोर धूप में निकल गई। उसके बाहर चले जाने के अगले पल ही उसका बाप गिलानी से व्याकुल हो उठा। वह जानता था कि उसने उस बिना माँ की लड़की को किस तरह से पाला था। वह जानता था कि इस स्नेहमयी कर्तव्यनिष्ठ शांत लड़की का कोई कसूर नहीं था। जब उनके पास उनके चावल भी थे, तब भी उनके पास भोजन पूरा नहीं पड़ पाता था। एक दिन में 3 बार का भोजन करना उनके लिए असंभव था। पानी न होने का कारण भी उससे छिपा हुआ नहीं। गांव के 3 तालाबों में से 2 तो पूरी तरह सूख चुके थे। शिबू बाबू के निजी तालाब में थोड़ा बहुत पानी बचा था, पर वह आम जनता के लिए नहीं था। दूसरे तालाबों के तल में कुछ छेद खोद लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर उस थोड़े से पानी के पीछे इतनी भीड़ और धक्कम धक्का होती थी कि इस नन्ही सी लड़की का तो वहाँ तक पहुँच पाना ही असंभव था। वह वहाँ घंटों खड़ी रहती थी और बहुत भीख सी मांगने पर यदि किसी ने उस पर दया कर दी तो वह थोड़ा सा पानी लेकर घर आ पाती थी। यह सब जानता था। शायद आज वहाँ पानी बिल्कुल नहीं था। किसी को भी उस बालिका पर तरस खाने के लिए समय नहीं मिला था। कुछ न कुछ इसी तरह की बात जरूर हुई होगी, उसने सोचा, और उसकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भर आईं। गफूर, क्या तुम भीतर हो? किसी ने आंगन में से जोर से आवाज़ लगाई। जमींदार का संदेह बाहर आया हुआ था। हाँ, मैं भीतर हूँ। क्यों? गफूर ने कड़वे स्वर में उत्तर दिया। मालिक ने तुम्हें बुलाया है। चलो। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, मैं बाद में आऊँगा, गफूर बोला। इस प्रकार की बदतमीजी संदेश वाहक को असहनीय मालूम हुई। उसे भद्दी गालियाँ देता हुआ वह जोर से बोला, यह मालिक का आदेश है कि तुम्हें घसीट कर ले जाया जाए और तुम्हारी जमकर पिटाई की जाए। गफूर दोबारा आत्मनियंत्रण खो बैठा। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, उसने उसी प्रकार की भाषा में उत्तर दिया। हम यहाँ रहने का किराया देते हैं, मैं नहीं चलूँगा। किंतु इस संसार में छोटे आदमी के लिए शक्तिशाली के सामने विनती करना न केवल व्यर्थ है, अपितु खतरनाक भी है। सौभाग्य से छोटी आवाज़ बड़ों के कानों तक मुश्किल से पहुंच पाती है, नहीं तो न जाने क्या हो गुजरता। जब गफूर जमींदार की हवेली से लौटा और चुपचाप लेट गया तो उसका चेहरा और आंखें सूजी हुई थीं। इस सारी तकलीफ का कारण महेश था। सुबह के समय जब गफूर बाहर गया था, तब महेश ने अपनी रस्सी तोड़ा ली और जमींदार की जमीन में घुसकर फूल खा डाले थे और धूप में सूखता हुआ अनाज खराब कर दिया गया था। और आखिर में जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने जमींदार के सबसे छोटी लड़की को घायल कर दिया और बचकर भाग गया। यह कुछ पहली बार ही नहीं हुआ था
पिछले अवसरों पर तो गफूर को करीब जान कर छोड़ दिया गया था, और यदि वह और दूसरे अवसरों की भांति चला जाता और जमींदार से माफ़ी मांग लेता तो उसे शायद माफ़ भी कर दिया जाता, किंतु इसके विपरीत उसने यह दावा कर डाला कि वह किराया देता है और वह किसी का गुलाम नहीं है। शिबू बाबू जमींदार के लिए यह बात सीमा से अधिक गुजर गई थी। गफूर ने बिना किसी अवरोध के मारपीट और अत्याचार को सह लिया। घर पर भी वह बिना एक शब्द भी बोले एक कोने में पड़ा रहा। भूख और प्यास तो वह भूल चुका था, किंतु उसके अंदर उसका कलेजा उसी तरह से जल रहा था जैसे बाहर सूर्य जल रहा था। उसे कुछ भी होश नहीं था कि समय कैसे बीतता गया। उसकी तंद्रा को एक लड़की की चीख ने तोड़ दिया। वह जमीन पर दंडवत पड़ी हुई थी। जो घड़ा वह ला रही थी वह लुढ़क गया था और जमीन पर फैलकर बहते हुए उसके पानी को महेश चूस रहा था। गफूर अपने पर नियंत्रण पूरी तरह से खो बैठा। एक क्षण की भी प्रतीक्षा किए बिना उसने अपने हल की फाल उठाई जो एक दिन पहले उसने मरम्मत के लिए निकाली थी, और फिर दोनों हाथों से उसे पकड़कर गफूर ने उस लोहे की उस नुकीली फाल को पूरी ताकत से महेश के झुके हुए सिर पर दे मारा। केवल एक बार महेश ने सिर उठाने की कोशिश की, किंतु उसका भूख का मारा हुआ दुर्बल शरीर एकदम जमीन पर ढह गया। उसके कानों में खून की कुछ बूंदें गिर पड़ीं। उसका पूरा शरीर एक बार हिला और फिर अपने आगे और पीछे वाले पैरों को पूरी लंबाई में फैलाते हुए महेश मर गया। तुमने क्या कर डाला? पिताजी, अपना महेश मर गया। अमीना फूट फूट कर रोने लगी। गफूर ना तो हिला डुला और ना उसने कोई उत्तर ही दिया। वह उन गतिहीन गोल काली आंखों के जोड़ों को अपलक घूरे जा रहा था। 2 घंटे बीतने से पहले गांव के उस किनारे चमड़ा कमाने वाले निवासी भीड़ में आ गए और बांस की एक बल्ली पर महेश को उठा ले गए। उनके हाथों में चमकते हुए छोरों को देखकर गफूर ने आंखें बंद कर लीं, पर वह बोला कुछ नहीं। पड़ोसियों ने उसे बताया कि जमींदार ने तारक रत्न को सलाह लेने के लिए बुलवाया है। एक पवित्र शत्रु को मार डालने के लिए प्रायश्चित की रकम गफूर कैसे अदा करेगा? गफूर ने इन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने घुटनों पर अपनी ठोड़ी टिकाए बैठा रहा। अमीना बेटी, आओ चलें। रात के सन्नाटे में अपनी लड़की को उठाते हुए गफूर ने कहा। वह आंगन में पड़ी सो रही थी। कहाँ पिताजी? उसने आंखें मलते हुए पूछा। फुल बेड़े के जूट मिल में काम करने, गफूर ने कहा। लड़की ने उसकी ओर संदेहात्मक दृष्टि डाली। अपने सारे विपत्ति काल में वह फुल बेड़े जाने से कतराता रहा था। वहाँ ना तो कोई धर्म है और ना कोई सम्मान, और ना औरतों के लिए कोई एकांत स्थान है। उसने बहुधा गफूर को कहते हुए सुना था, जल्दी कर मेरी बिटिया, हमें बहुत दूर जाना है। गफूर ने कहा। अमीना पानी पीने का कटोरा और अपने बाप की पीतल की थाली समेटने लगी। चली, उनको वहीं छोड़ दो बेटी, उसने महेश का प्रायश्चित अदा हो जाएगा, गफूर बोला। रात के सन्नाटे में गफूर अपनी बेटी का हाथ थामकर निकल पड़ा। गांव में कोई ऐसा नहीं था जिसे वह अपना कह सकता था। किसी ने उसे कुछ भी नहीं कहना था। आंगन को पार करके वह जब बबूल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसके कदम जमकर रह गए और वह फूट फूट कर रोने लगा। अल्लाह, तारों से जड़े हुए काले आकाश की ओर मुँह उठाते हुए उसने कहा, मुझे जी चाहे जितना सजा दे लो, महेश तो प्यास से मरा है। किसी ने उसके चरने के लिए जमीन का एक नन्हा सा टुकड़ा तक नहीं छोड़ा। जमींदार के पापों को कभी क्षमा मत करना। उसने तेरी दी हुई घास उसे कभी खाने नहीं दी। उसने तेरा दिया पानी उसे कभी नहीं पीने दिया। फिर वे जूट मिल के लिए चल पड़े। थैंक्स।